सबसे पहले हम बता देना चाहें कि ये जो क्यूआर कोड आया है बिहार विजन डॉक्यूमेंट 2047 सिटीजन सर्वे स्कैन और कोड फॉर सर्वे, कहता है कि इसको हम स्कैन कैसे करेंगे। ये तो देख रहे हैं, अब इसमें जो है वो लिंक दिया हुआ है। अब हम इस लिंक को हम कैसे स्कैन करेंगे, तो सबसे आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। इसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद जो है वो हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। देखिए हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्रोम ब्राउजर जो है वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे में क्रोम ब्राउजर। इस क्रोम ब्राउजर को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से जो है वो यूजर इंटरफेस यहाँ पे खुल जाता है क्रोम ब्राउजर का। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक कैमरा बना हुआ है, इस कैमरे पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस कैमरे पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। जो आपका क्यूआर कोड जो आपके गैलरी में है वो देखिए यहाँ पे जो है वो दिख रहा है। ये जो क्यूआर कोड है यहाँ पे दिख रहा है, ये एक यहाँ पे है, दो क्यूआर कोड है जो भी हो। आप इस क्यूआर कोड पे हम सीधा क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सर्च जो लेंस जो है वो सर्च करता है। और यहाँ पे दो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आप बीच में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक लिंक आ रहा है erp.bipar.co.in/ इस तरह का लिंक है। यहाँ पे आ रहा है जो बीच में आ रहा है, सिंपली जो है वो इसी पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है वो मेरा खुल के सामने जो है यहाँ पे आ जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हम चर्चा करने जा रहे हैं आज बिहार विजन डॉक्यूमेंट 2047 सिटीजन सर्वे शेपिंग बिहार फ्यूचर। हम इसके बारे में बता रहे हैं। कहता है The survey instrument will obtain the views of citizens to inform the comprehensive roadmap of Bihar socio-economic transformation by 2047 and is structured to capture insights relevant to key sectors and themes highlighted in the national strategy. These include sectors like agriculture, industry, education, health and infrastructure, as well as themes such as digital connectivity, public-private partnership and sustainable development. Respondent cannot be under 18 years of age. इसका मतलब हुआ ये, कहता है सर्वेक्षण साधन 2047 तक बिहार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए व्यापक रोड मैप को सूचित करने के लिए नागरिकों के विचार प्राप्त करेगा और इसे राष्ट्रीय रणनीति में हाईलाइट किए गए प्रमुख क्षेत्रों और विषयों से संबंधित अंतर्दृष्टि को पकड़ने के लिए संरचित किया गया है। इसमें कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक निजी भागीदारी और सतत विकास जैसे विषय भी शामिल हैं। उत्तरदाता की आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो, यानी कि जो भी ये फॉर्म भरेंगे उनकी आयु जो है वो 18 साल से कम ना हो, वही इस सर्वे में भाग लेंगे। तो हम कहता है, तो इसमें कहता है कि इसको हम भरेंगे कैसे। इसमें 3 स्टेज हैं। देखिए, ये है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, फिर कहता है परसेप्शन इंफॉर्मेशन और कहता है फिर यहाँ सेक्टर स्पेसिफिक परसेप्शंस एसडीजी ट्रांसफॉर्मेशन एरिया। यानी कि 3 जो कॉलम बनाए गए हैं तीनों को फिल करते चलेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे। लास्ट में जो है वो इसका सबमिट होगा। तो इसका उद्देश्य यह है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 1947 में 100 साल हो जाएंगे, यानी कि सेंचुरी ईयर्स। उसी के उपलक्ष्य में बिहार में एक सर्वे कराया जा रहा है कि ताकि आने वाले 100वें वर्षगांठ पे बिहार में ऐसी क्या क्या चीज है जिसको बदलने की आवश्यकता है, जिससे जो है वो यहाँ समृद्धि आए, खुशहाली आए हमारे बिहार में। इसी के लिए जो है वो ये सर्वे कराया जा रहा है। अभी देखेंगे सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सिनेरियो हैं इसमें और उसमें एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले कहता है नेम। जो भी
उत्तरदाता होंगे वो अपना नाम भरेंगे, यहाँ पे आपका जो भी नाम हो वो यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद कहता है मोबाइल नंबर। देखिए सभी में रेड कलर का स्टार बना हुआ है, यानी कि जब तक कॉलम को इसको आप फिल नहीं करेंगे, भरेंगे नहीं, तब तक जो है वो आप बढ़ नहीं सकेंगे आगे, फॉर्म जो है वो आपका सबमिट नहीं होगा। तो इसमें नेम लिख देंगे, जो भी आपका नाम हो वो अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर इसमें लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ कहता है लोकेशन ऑफ रेसिडेंस। लोकेशन ऑफ रेसिडेंस यहाँ कहता है निवास स्थान। जब इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिर लोकेशन ऑफ रेसिडेंस की जब बात करते हैं आप, हम लोग जब बात करेंगे यहाँ, तो यहाँ डाउनवर्ड एरो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये एक डाउनवर्ड एरो है यहाँ पे। जब इसमें आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए दो तरह के हैं यहाँ पे, रूरल है और अर्बन है। अर्बन और रूरल। अर्बन का मतलब हुआ शहरी क्षेत्र और रूरल का मतलब हुआ ग्रामीण क्षेत्र। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे हम रूरल से आते हैं तो हम रूरल वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रूरल आ जाता है। उसके बाद कहता है डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही इस डाउनवर्ड एरो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ ये जो डाउनवर्ड एरो आप देख रहे हैं, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारा जितने भी बिहार में जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारा यहाँ पे खुल जाता है। जो भी आपका हो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे या फिर इसमें लिखेंगे तो लिस्ट आ जाएगा। गया, देखिए आ गया यहाँ पे, इस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद कहता है ब्लॉक। आप जिस ब्लॉक से हैं वो ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कहता है पंचायत। आपका पंचायत क्या है, आपका जो भी पंचायत होगा आप पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका पंचायत होगा आप पंचायत यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद आपका गांव क्या है वो गांव यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद कहता है एज रेंज। कहता है एज रेंज, आयु सीमा आपकी क्या है। जैसे इसमें डाउनवर्ड एरो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ कहता है यंग 18 से 30 साल आपका उम्र है, मिडिल एज यानी कि 31 से 60 तक, या फिर ओल्ड एज में है आप एबव 60 यानी 60 साल से अधिक के हैं आप। यानी कि कहता है यहाँ पे मध्य आयु के हैं, युवा हैं या फिर वृद्ध हैं। आपका उम्र जो भी हो एक स्लैब दिया गया है 18 से लेकर के 30 के बीच में हो। जैसे 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 30 तक के आप अगर हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा कहता है मिडिल एज, 31 से लेकर 60 के बीच में अगर आपको उम्र है तो दूसरा स्लैब को सेलेक्ट करेंगे। तीसरा जो है वो कहता है ओल्ड एबव 60 यानी कि 60 साल से ऊपर के हैं तो 60 साल के ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग मिडिल एज में हैं तो 31 से 60 वाले में क्लिक करेंगे। उसके बाद कहता है जेंडर। जेंडर क्या है आपका, तो जेंडर मेल फीमेल जो भी है, डाउनवर्ड एरो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कहता है ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय क्या है। देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, कहता है फार्मर विथ एटलीस्ट 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। यहाँ कहता है फार्मर विथ एटलीस्ट 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है लगभग 4 बीघा, 3.99 बीघा होता है लगभग 1 हेक्टेयर बराबर। यानी कि लगभग अगर आपके पास 8 बीघा जमीन हो तब आप इसको लिखेंगे फार्मर विथ एटलीस्ट 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 हेक्टेयर का मतलब लगभग 4 बीघा का आसपास जमीन जो है वो हो जाता है। उसके बाद कहता है फार्मर विथ लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी कि उससे कम हो तो आप जो है वो दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहता है फार्मर विथ नो लैंड। कहता है कि फार्मर यानी किसान ऐसा किसान है जिसके पास जमीन जो है वो कुछ भी नहीं है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहता है फार्मर विथ नो लैंड, यानी कि भूमिहीन किसान है, लैंडलेस है यानी भूमिहीन है। यह कहता है टेनेंट फार्मर का मतलब होता है काश्तकार। उसके बाद आगे कहता है परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉय, मैनेजर और ऑफिस ग्रेड। कहता है अस्थायी वेतन भोगी कर्मचारी, प्रबंधक के रैंक के या अधिकारी ग्रेड के अगर हों तब आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा कहता है परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉय, नॉन मैनेजेरियल, नॉन ऑफिस ग्रेड। कहता है अस्थायी कर्मचारी, वेतन भोगी, गैर प्रबंधकीय या गैर अधिकारी ग्रेड, यानी कि अधिकारी ग्रेड के आप नहीं हो तब उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहता है
सैलरीड एम्प्लॉय इन पार्ट टाइम, ऊपर में कहता है सैलरीड एम्प्लॉय इन अ पार्ट टाइम नॉन परमानेंट प्राइवेट जॉब। कहता है अंशकालिक या अस्थायी निजी नौकरी में वेतन भोगी कर्मचारी। अंशकालिक या अस्थायी यानी परमानेंट जॉब नहीं हो लेकिन वेतन इनको मिलता हो। उसके बाद कहता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल रनिंग एनी वोकेशनल ट्रेड, एग्जाम्पल कारपेंटर, प्लम्बर, सेल्फ एम्प्लॉयड ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन। यानी आप ड्राइवर हैं, प्लम्बर हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई अपना कारोबार करते हैं, तो उस स्थिति में जो है वो आप इस चौथे ऑप्शन का चुनाव करेंगे। इसमें कहता है कोई व्यावसायिक व्यापार चलाने वाला, स्वनियोजित पेशेवर जैसे बढ़ाई, प्लम्बर, स्वनियोजित ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन आदि अगर आप हैं तो इस ऑप्शन का जो है वो आप चुनाव करेंगे। उसके बाद कहता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सर्विसेज, एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट एक्सेट्रा, रनिंग देयर ओन कंसल्टिंग बिजनेस। कहता है परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाले स्वनियोजित पेशेवर, यानी कुछ ऐसे जो है वो कंसल्टेंसी खोले हुए हैं जिसमें जैसे आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, रियल एस्टेट एजेंट आदि जो अपना स्वयं का परामर्श व्यवसाय चलाते हैं, खुद की जो है वो उनकी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद कहता है बिजनेस शॉप ऑनर विथ पेड एम्प्लॉइज। कहता है वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ व्यापार या दुकान का मालिक है आप, यानी कि आप दुकान के मालिक हैं और आपके पास जो है बहुत सारे लोग जो है वर्कर जो है वो आपके पास काम करते हैं। उसके बाद आगे कहता है बिजनेस शॉप ऑनर विथआउट पेड एम्प्लॉय। कहता है बिना वेतन वाले कर्मचारियों वाला व्यवसाय या दुकान के मालिक है, यानी ऐसा दुकान है जिसमें जो है वो बिना वेतन वाले कर्मचारी जो रखे हुए हैं आप कि दुकान, आप मालिक तो हैं दुकान के लेकिन आपके पास जो है वो कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता है, यानी नहीं है उस तरह का कोई भी वहां पे। फिर उसके बाद कहता है आगे कहता है डेली वेज लेबरर, यानी कि दिहाड़ी मजदूर, रोज का जो दैनिक मजदूरी करते हैं अगर वो आप हैं, ईटा भट्टा में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अगर लेबर का काम करते हैं डेली, यानी आज काम करेंगे तो आज हमको पैसा मिलेगा, कल अगर काम नहीं हो तो पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा अगर है तो आप डेली वेज लेबरर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहता है डोमेस्टिक हेल्प, घरेलू सहायक हैं, घर में काम करते हैं, घरेलू सहायक हैं आप, तो डोमेस्टिक हेल्प में कोई काम नहीं है, घरेलू सहायक हैं। बहुत सारे घर में बहुत सारे लोग हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ व्यवसाय है उनका, उनमें आप हाथ बटाते हैं तो डोमेस्टिक हेल्प में का ऑप्शन जो है वो उसको आप चुनेंगे। उसके बाद कहता है होम बेस्ड आर्टिसन पाइसेंबल जॉब वर्कर। कहता है घर आधारित कारीगर, टुकड़े टुकड़े में काम करने वाला, अगर थोड़ा थोड़ा कुछ काम करते हैं, कोई कभी कुछ कर लिए कभी कुछ कर लिए, उस तरह के हैं आप, अगर परमानेंट नहीं है कुछ भी कर लेते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहता है होम मेकर या हाउस वाइफ, यानी गृहिणी, कोई महिला है जो घर के बच्चों का, घर के परिवारों का खाना बनाती है और घर में रहती हैं तो वो हाउस वाइफ को सेलेक्ट करेंगे। फिर कहता है करेंटली अनएम्प्लॉयड बट एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। कहता है वर्तमान में बेरोजगार हैं लेकिन सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में हैं, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो उनके पास तो कोई रोजगार नहीं हो लेकिन वो अभी जो है वो जॉब रोजगार की तलाश जो है वो जारी है उनका, तो वो लिखेंगे। और उसके बाद नीचे कहता है स्टूडेंट, यानी कि वैसा आदमी जिसका उम्र 18 से अधिक हो, अभी वो पढ़ाई कर रहा हो, उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो स्टूडेंट का जो है वो चयन करेंगे कि हम छात्र हैं। उसके बाद उसके नीचे कहता है रिटायर्ड टू ओल्ड टू वर्क। कहता है सेवानिवृत्त या काम करने के लिए बहुत बूढ़े हैं, यानी बहुत सारे ऐसे भी वृद्ध लोग हैं जो या तो सर्विस से रिटायर हो गए हैं या फिर वो काम करने के लायक नहीं है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो लिखेंगे ये टू ओल्ड टू वर्क, यानी रिटायर हैं या फिर बहुत वृद्ध हैं, काम करने के लायक नहीं है। उसके बाद कहता है डिसेबल्ड एंड नॉट वर्किंग, अक्षम है और काम नहीं कर रहा है,
अच्छा मतलब जो CWSN टाइप के जो होते हैं, विकलांग टाइप के होते हैं लोग, वो अगर हैं, कोई काम नहीं करते हैं, विकलांग हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, तो सबसे अंतिम वाले ऑप्शन को चुनेंगे, इसका चयन कर लेंगे। उसके बाद आते हैं यहां फिर कहता है एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल में कहता है नो फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि इनके पास कोई भी औपचारिक शिक्षा जो है वो इनकी नहीं है। फिर उसके बाद कहता है सम स्कूलिंग बट बिलो प्राइमरी, कहता है कुछ स्कूली शिक्षा इन्होंने प्राप्त की लेकिन प्राथमिक से नीचे, 1 2 3 जो भी हो, 5 के पहले तक जो भी थोड़ा बहुत ये जानते हैं, अगर होंगे तो आप दूसरे ऑप्शन का चयन करेंगे। उसके बाद कहता है एबव प्राइमरी बट बिलो मिडिल स्कूल, यानी कि प्राइमरी स्कूल से ऊपर की शिक्षा है लेकिन मिडिल स्कूल से नीचे की है। कहता है प्राइमरी विद्यालय से ऊपर लेकिन माध्यमिक विद्यालय से नीचे, यानी कि 5 के बाद 6 7 तक गए हैं लेकिन 8 क्लास जो है मिडिल स्कूल, वहां के बाद जो है उसके नीचे तक ही पढ़ाई करके ये छोड़ दिए हैं। फिर कहता है उसके बाद पास्ट मिडिल बट नॉट सेकेंडरी, यानी कि मध्य विद्यालय तो ये पास हैं, 8वीं तक के पास हैं, लेकिन ये मैट्रिक नहीं किए हैं, मैट्रिक माध्यमिक से नीचे है। उसके बाद कहता है पास सेकेंडरी बट नॉट हायर सेकेंडरी, यानी कि मैट्रिक तक तो ये पढ़े हैं, मैट्रिक पढ़े हैं लेकिन इंटरमीडिएट ये पास नहीं है। उसके बाद कहता है कंप्लीट सम डिप्लोमा वोकेशनल ट्रेड आफ्टर स्कूलिंग, इसमें कहता है स्कूली शिक्षा के बाद कुछ डिप्लोमा या व्यावसायिक व्यापार पूरा किया हो, यानी इनके पास स्कूलिंग शिक्षा के बाद कुछ वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो इन्होंने प्राप्त किया है। फिर कहता है आगे कहता है सम कॉलेज बट नॉट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम, ग्रेजुएट इन प्रोफेशनल टेक्निकल, पोस्ट ग्रेजुएट एंड एबव, इसमें सारा आ जाता है। कहता है कुछ कॉलेज से स्नातक हैं लेकिन स्नातक नहीं, समान स्ट्रीम में स्नातक हैं, व्यावसायिक या तकनीकी स्ट्रीम में स्नातक हैं, या स्नातकोत्तर हैं, या उससे ऊपर हैं। अगर ग्रेजुएशन है या उससे ऊपर है तो आप सबसे अंतिम वाले को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आता है सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी में आप जो भी हों, SC ST OBC EBC और जनरल, इस तरह से जो भी आप कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहां कहता है इकोनॉमिक एफिलिएशन, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें इकोनॉमिक एफिलिएशन में कहता है, जैसे इसको खोलिएगा तो कहता है मंथली इनकम अप टू 6,000, यानी कि मासिक आय जो है वो 6,000 रुपये तक है, या मासिक आय जो है दूसरा में कहता है 6,001 रुपये से लेकर 10,000 तक। मासिक आय जो है मंथली इनकम जो है वो 10,001 रुपये से लेकर के 20,000 तक, और मंथली इनकम जो है वो 20,000 से 50,000, 20,001 से 50,000, और मंथली इनकम जो है वो 50,000 है एबव। और मंथली इनकम नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आपके पास कोई इनकम नहीं है, जैसे जिसमें था कि डिजेबल्ड, वहां हम लोग कैटेगरी में चुने थे कि डिजेबल्ड है और ये कुछ काम नहीं करते हैं। जब कुछ काम नहीं करते हैं तो उनका कोई इनकम नहीं है। जब कोई इनकम नहीं होगा तो यहाँ लिखेंगे मंथली इनकम नॉट एप्लीकेबल, यानी कि। और फिर एक और ऑप्शन था ओल्ड एज या टू ओल्ड टू वर्क, यानी कि इतने वृद्ध हैं कि ये काम नहीं कर सकते हैं। तो जब ये काम नहीं कर सकते हैं तो इनका इनकम कुछ नहीं होगा। तो जब इनकम कुछ नहीं होगा तो सबसे लास्ट वाले पे लिखेंगे मंथली इनकम नॉट एप्लीकेबल, NA, है ना। जो आदमी काम करने वाले हैं, पेशेवर हैं, कुछ भी आमदनी होता हो तो इस स्लैब के आधार पे जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई वृद्ध हैं, कोई डिजेबल है यानी कि विकलांग है और वो काम नहीं करते हो, यानी कि नो इनकम है आपके पास, अगर किसी तरह का जो है वो अर्निंग नहीं है आपके पास, स्रोत नहीं है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मंथली इनकम नॉट एप्लीकेबल, इसको लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नीचे कहता है सबमिट एंड नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो फिर हम आ जाएंगे इसमें विकास पर धारणाएं, जो इस पे आ जाएंगे। यहाँ अभी 1 नंबर ब्लू है, यहाँ आप देख रहे होंगे, ये नंबर 1 ब्लू है। अब जो है 2 भरेंगे, उसके बाद 3 भरेंगे, उसके बाद हम फाइनल सबमिट पे चलेंगे। सारा भरने के बाद अब यहाँ पे हम करेंगे सबमिट एंड नेक्स्ट। जैसे ही हम सबमिट एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो कहता है मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट,
मोबाइल नंबर गलत डला गया। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं तो कहता है क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब दूसरा पेज जो है यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या कहता है। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है हाउ इन्फॉर्म आर यू अबाउट विकसित भारत 2047 या 2047। कहता है विकसित भारत 2047 के बारे में आप कितने जानकार हैं, आप कितना जानते हैं। कहता है वेरी वेल इन्फॉर्म, मॉडरेट इन्फॉर्म्ड या समवट इन्फॉर्म, नॉट एट ऑल इन्फॉर्म। कहता है बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, जानकारी दी गई या मध्यम रूप से सूचित है या कुछ हद तक जानकारी है या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप अगर इसके बारे में जानते हैं कि सरकार का जो लक्ष्य है 2047 में 47 का जो लक्ष्य है उसके बारे में अगर आपको जितना भी जानते हैं बहुत अच्छा है जानते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा जानते हैं तो दूसरा कुछ जानेंगे और कुछ भी नहीं जानते हैं तो सबसे लास्ट वाला नोट एट ऑल इन्फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कहता है हाउ डू यू perceive the economic opportunity in बिहार for a person like you। आप जैसे व्यक्ति के लिए बिहार में आर्थिक अवसरों को किस प्रकार देखते हैं। कहता है यहाँ कि आप जैसे व्यक्ति के लिए बिहार में आर्थिक अवसरों को किस प्रकार देखते हैं। आर्थिक अवसर कैसा है, एक्सेलेंट है, गुड है, एवरेज है, पुअर है। आर्थिक अवसर यानी कि जो जीविकोपार्जन के जो अवसर हैं बिहार में वो कैसे हैं। उत्कृष्ट तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे श्रमिक जो हैं वो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। यहाँ उद्योग की कमी है, ये बहुत सारी कमियां हैं। अगर ये कमी नहीं होती तो हम लोग यहाँ से बिहार वासी जो है वो दूसरे स्टेट में क्यों काम करने के लिए जाते। तो यहाँ बहुत एक्सेलेंट भी नहीं है, गुड भी नहीं है, तो एवरेज कह लीजिए या पुअर कह लीजिए। एवरेज या पुअर जो भी आपको लगता हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कहता है हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विथ डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ बिहार टुडे। कहता है आज बिहार की विकास स्थिति के बारे में आप अपनी समग्र संतुष्टि का वर्णन कैसे करेंगे। कहता है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विद डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ बिहार। बिहार में जो स्थिति है अभी डेवलपमेंट की, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं। कहता है बहुत संतुष्ट, असंतुष्ट, तटस्थ है या असंतुष्ट है। यहां कहता है न्यूट्रल है, यानी कि ना तो बहुत अच्छा है और ना जो जहां है वहीं स्थिर अवस्था में बना हुआ है। कहता है हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विद डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ बिहार। यानी कि बिहार की जो विकास का जो स्थिति है उसके बारे में आप अपनी संतुष्टि क्या देना चाहेंगे। तो बहुत अच्छा है, बिहार की जो विकसित विकास का जो स्टेटस है वो नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है, तो इसमें आप चुन लीजिए न्यूट्रल। न्यूट्रल चुनिए, ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद कहता है हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहता है आप अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। उत्कृष्ट है, अच्छा है या गरीब है। कहता आप अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। इसको एवरेज चुन लीजिए बिहार के लिए। उसके बाद कहता है हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन बिहार विद द नेक्स्ट 5 to 10 years। कहता है अगले 5-10 वर्षों में बिहार में भावी आर्थिक अवसरों के बारे में आप कितने आशावादी हैं। यानी कि आने वाले जो 5 से 10 साल जो होंगे उसमें जो आर्थिक अवसर जो है उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खराब रहेगा, निराशावादी है या बहुत आशावादी है। तो इसमें जो है वो कयास किया जा रहा है, एक एक्सपेक्टेशन है कि आगामी जो 5 से 10 साल जो होंगे वो बिहार के बारे में कैसा क्या बताएं। कहता है अगले 5-10 वर्ष में बिहार में भावी आर्थिक अवसरों के बारे में आप कितने आशावादी हैं। तो आशावादी का मतलब होता है कि हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि 10 साल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन किसी भी चीज़ को अमल में यानी कि अमली जामा पहनाने के लिए 10 साल जो है वो
बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं उसको तैयार करने की आवश्यकता है। तो आप इसको न्यूट्रल ही रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन 10 साल में कुछ ज़्यादा जो है वो चांद तोड़ कर को सूरज तोड़ करके लाने वाली काम जो है नहीं होने वाली है। उसके लिए अभी 10 साल जो है वो पूरा जद्दोजहद होगा। 10 साल के बाद समझिए कि इसमें विकास की जो रफ्तार है वो दिखनी शुरू होगी। उसके बाद कहता है सबमिट एंड नेक्स्ट। जैसे ही हम सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे तो कहता है अपडेट सक्सेसफुली, और फिर लास्ट में थर्ड पेज जो है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। अब थर्ड पेज में देखते हैं यहाँ क्या कहता है एजुकेशन, जेंडर एंड इक्वालिटी। अब यहाँ पे हमको बताना है एजुकेशन, जेंडर एंड इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में, लैंगिक समानता है उसके बारे में, और जो है वो एजुकेशन के बारे में। कहता है शिक्षा, लिंग और असमानता। कहता है हाउ इम्पोर्टेंट इज जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। क्या हिंदी है कि शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों में लैंगिक समानता कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि लैंगिक समानता यानी कि लड़के और लड़कियों को जो शिक्षा में जो है वो बराबरी का हक जो है वो कितना मिलना चाहिए, बहुत मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए या थोड़ा मिलना चाहिए। कहता है नंबर 1 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मॉडरेट इंपॉर्टेंट, स्लाइटली इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। इसका हिंदी कहता है अत्यंत महत्वपूर्ण है, मध्यम रूप से महत्वपूर्ण है, थोड़ा महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये जो है वो जेंडर इक्वालिटी है जो एजुकेशन में कहता है हाउ इंपॉर्टेंट इज जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। जो शिक्षा और व्यावसायिक अवसर है उसमें जेंडर अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सट्रीमली जो है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों को जो है वो इसका समान अवसर जो है वो लड़के और लड़कियों दोनों को मिलना चाहिए। एक विकसित राष्ट्र के लिए या राज्य के लिए या एक घर के लिए कह लीजिए तो मेल और फीमेल दोनों को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। तभी आपका आने वाला जो जनरेशन है वो शिक्षा की ओर अग्रसर होता हुआ दिखेगा। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट को क्लिक करेंगे। उसके बाद कहता है दूसरा में कहता है हाउ वुड यू रेट द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल इन योर एरिया। कहता आप अपने क्षेत्र में उपलब्ध स्कूल शिक्षा सुविधाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करेंगे। यानी कि आपके आसपास में जो आपके नियर में जो स्कूल है और वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है आप उससे कितने खुश हैं, अपने आप को आप कैसे रेट करेंगे। इसमें कहता है एक्सेलेंट उत्कृष्ट है, गुड अच्छा है, औसत है, गरीब है या फिर पुअर है, यानी कि बहुत खराब है या फिर खराब से भी खराब है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके जो आसपास में जो स्कूल्स हैं और उसके जो एजुकेशन सिस्टम है बच्चों को किस तरह से मिल रहा है, आप उसको रेट करेंगे। तो जो भी लिख दे एक्सेलेंट, गुड, एवरेज जो भी हो आपके विचार से जो है वो आप लिखेंगे। उसके बाद कहता है व्हाट रोल डू यू सी फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इन बिहार फ्यूचर। इसका मतलब हुआ कि बिहार के भविष्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास की आप क्या भूमिका देखते हैं। कहता है व्हाट रोल डू यू सी फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इन बिहार फ्यूचर। यानी कि बिहार की जो फ्यूचर है, भविष्य जो है बिहार का, उसमें आप कौशल विकास आपको क्या भूमिका आप उसमें देखते हैं। कौशल विकास बहुत ज़रूरी है, वेरी सिग्निफिकेंट है। स्किल यानी कि आने वाला जो समय है वो AI से बेस्ड होगा। अगर आपके अंदर स्किल नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि स्किल की जो है आवश्यकता है, दक्षता की जो आवश्यकता है वो बहुत ही ज़रूरी है। इस पे हम एक बात बता देते हैं कि हम कहीं एक किताब में पढ़ रहे थे कि वहाँ लिखा हुआ था कि एक ज़माना ऐसा आएगा बे इल्मो हुनर भीख तक न पाएगा। यानी कि आपके अंदर एजुकेशन और स्किल अगर आपके पास नहीं है तो आने वाले जो समय है वो आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। तो इसमें जो है वो आप वेरी सिग्निफिकेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है। बिना एजुकेशन और बिना स्किल के किसी भी कार्य को सुचारू रूप से हम नहीं चला सकते हैं। उसके बाद कहता है आगे हाउ डू यू रेट द स्टेट इनिशिएटिव टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स। यहाँ पे कहता है
कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रति राज्य की पहल को आप किस प्रकार आंकेंगे? कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रति राज्य के पहल को आप किस प्रकार आंकेंगे? यानी कि जो अभी बिहार में जो है वो कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण जो अभी दिए जा रहे हैं, विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण जो दिए जा रहे हैं, और राज्य जो पहल कर रही है, इसको इनिशिएट कर रही है, आप उसको किस तरह से जो है वो देखते हैं? आपको अगर लगता हो कि बहुत अच्छा है, सरकारों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, तो एक्सेलेंट देंगे। अगर नहीं लगता होगा ना एवरेज में है, ठीक है, तो गुड देंगे। उससे भी थोड़ा नीचे है तो एवरेज कर देंगे। एकदम बिल्कुल भी खराब है तो वेरी पुअर या फिर पुअर को सिलेक्ट करेंगे। तो बहुत तरह के जो है वो कौशल जो है वो योजनाएं जो है वो राज्य सरकारों के द्वारा जो चलाई जाती हैं, तो इसको भी जो है वो आप एवरेज रखिए। अभी उतना जो है वो पहल नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद कहता है हेल्थ वेलबींग एंड डेमोग्राफी में आ गया। आप कहता है स्वास्थ्य कल्याण और जनसांख्यिकी के बात करता है इसमें हेल्थ वेलबींग एंड डेमोग्राफी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ ये देखिए ये वाला, अब ये दूसरा पड़ाव जो है वो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन योर एरिया। कहता है आपके एरिया में जो है वो अभी हेल्थ का, स्वास्थ्य की क्या स्टेटस है। कहता है आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति क्या है। आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ का आप जो है वो स्टेटस, उसकी स्थिति को आप देखिए कि जब आप इलाज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे समुचित व्यवस्था आपको मुहैया कराई जाती है या नहीं, दवा की जो है वो पर्याप्त रहता है वहाँ मेडिकल स्टोर पे या नहीं, डॉक्टर जो है वो उपस्थित होते हैं या नहीं, किस तरह की जो है वो सेवाएं प्रदान की जाती है। आपको जो भी लगता हो वो आप जो है वो चुनेंगे। इसमें बहुत खराब है तो पुअर, उससे भी खराब है तो पुअर, वेरी पुअर पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कहता है हाउ एसेसिबल इज क्वालिटी हेल्थ केयर इन योर कम्युनिटी। इसका हिंदी कहता है आपके समुदाय में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा कितनी सुलभ है। यानी कि जो गुणवत्तापूर्ण जो है वो क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो आपके एरिया में जो है वो आपके समुदाय में कितना इजीली जो है वो, कितना आसानी से जो है वो आपको पर्याप्त मिलता है। तो अगर सुलभ है, मिल जाता है आपको तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप जो है वो न्यूट्रल लिखिए या वेरी, नॉट वेरी एसेसिबल। इसका मतलब हुआ बहुत सुलभ है, पहुंच योग्य है, तटस्थ है, बहुत सुलभ नहीं है, बिल्कुल भी सुलभ नहीं है। कोई भी सरकारी अस्पताल तक आपको अगर पहुंचने में आसानी है, आपके नियरेस्ट से, आपके घर से अगर आसानी से है, बहुत आसानी वे में जो है वो पहुंच जाते हैं, तो आप लिखेंगे कि एक्सेसिबल है, यानी कि पहुंचने योग्य है, और वेरी एसेसिबल है, यानी कोई अस्पताल के आसपास ही रहते होंगे तो उनके लिए तो वेरी एसेसिबल है, तो आप लिखिएगा वेरी एसेसिबल है, एसेसिबल लिखिएगा या फिर न्यूट्रल लिखिएगा, ना तो बहुत दूर है ना बहुत नज़दीक है। और वेरी एक्सेसिबल है अगर जो नॉट वेरी एक्सेसिबल या फिर नॉट एक्सेसिबल एट ऑल, यानी कि बिल्कुल भी सुलभ नहीं है या सुलभ है, जो भी हो आपके हिसाब से आप इसको लिखेंगे। उसके बाद कहता है हाउ अफोर्डेबल इज क्वालिटी हेल्थ केयर इन योर कम्युनिटी। कहता है आपके समुदाय में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा कितनी सस्ती है। यानी कि सस्ती, आप देखिए यहाँ पे कहता है, ये ऊपर वाले में देखिएगा, सरकारी से मतलब नहीं है, यानी किसी भी तरह के जो क्लिनिक टाइप के हैं, डॉक्टर्स हो, हेल्थ केयर जो है सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उसको आप ध्यान में रख करके जो है वो उसको टिक कीजिएगा। उसके बाद कहता है हाउ अफोर्डेबल इज क्वालिटी हेल्थ केयर इन योर कम्युनिटी। आपके समुदाय में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा कितनी सस्ती है, बहुत सस्ती है या फिर बहुत सस्ती नहीं है। तो यहां पर देखिए कहता है वेरी एसेसिबल, एक्सेसिबल, न्यूट्रल। कहता है कितनी सस्ती है, बहुत सस्ती है या पहुंच योग्य है। इसका ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है, इसमें लिखता वेरी अफोर्डेबल, अफोर्डेबल या फिर न्यूट्रल, इसमें लिखना चाहिए था, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर गलत दे दिया है इसमें। तो जैसा भी हो, अगर आप लगता हो कि हाँ हमारा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बहुत महंगी हो तो वेरी इसमें लिखिएगा। इसमें ऑप्शन ही गलत है, इसमें वेरी एक्सेसिबल लिख दिया तो सस्ता हो जाएगा। बहरहाल इसमें आप सबसे नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहता है हाउ सफिशिएंट आर द वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम इरिगेशन इन योर कम्युनिटी। आप देखिए यहाँ पे अब आ गए हैं हम लोग सस्टेनेबल फूड एंड वाटर पे। ये दूसरा जो है वो
आ गए हैं यहां पे, ये देखिए इसमें कहता है टिकाऊ भोजन और पानी। कहता है इसमें कहता है हाउ सफिशिएंट आर द वाटर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन इन योर कम्युनिटी। आपके समुदाय में सिंचाई के लिए जन संसाधन कितने पर्याप्त हैं, यानी कि आप जहां पर रहते हैं वहां पर सिंचाई, खेत की पटौनी के लिए, पटवन के लिए जो है वो जल की उपलब्धता कैसी है। कहता है क्वाइट सफिशिएंट, मोर और लेस सफिशिएंट, न्यूट्रल, इनसफिशिएंट या वेरी इनसफिशिएंट। इसका मतलब है काफी पर्याप्त है या अधिक या कम पर्याप्त है, न्यूट्रल है, न ज्यादा अच्छा है और न ज्यादा खराब है, ना काफी है यानी कि बिल्कुल काफी नहीं है, हल्का फुल्का हो जाता है, और एक है वेरी इनसफिशिएंट यानी कि बहुत ही अपर्याप्त है। तो आप अपने कम्युनिटी, अपने आसपास के हिसाब से देखेंगे कि आप जो जमीन से पंप से जो है वो सिंचाई करते हैं या फिर नहर की पानी आती है, तो किस तरह से जो है वो आप सिंचाई करते हैं। बहुत ही सुलभ है जल संसाधन में, जैसे है नहर के पानी से, नदी के पानी से या बोरवेल से, जिस तरह से भी आप पटाते हो, कितना आपको सुविधा प्रदान करते हो, उस सुविधा के अनुसार जो है वो आप जो है वो टिक करेंगे। तो हम तो यहां पर लिखेंगे इनसफिशिएंट लिखेंगे, क्योंकि मेरे एरिया में जो है वो ना काफी है, काफी जो है वो नहीं है, बहुत ज्यादा जो है वो बरसात कम हो जाती है तो हमारे यहाँ पानी जो है वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद कहता है व्हाट सपोर्ट डू यू नीड टू अडॉप्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। कहता है आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आपको किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, आप अगर उसको अपनाते हैं तो आपको कौन कौन सी कौन कौन सी जो है वो सहायता आपको चाहिए, आप किस तरह की सहायता की बात करते हैं। इसमें कहता है फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, इक्विपमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नॉट एप्लीकेबल एज नॉट अ फार्मर, अदर। इसमें ध्यान देने योग्य की बात यह है, यहां सबसे 5वें ऑप्शन में कहता है नॉट एप्लीकेबल एज नॉट अ फार्मर। ऊपर आपसे पूछा था कि आप अगर किसान हैं तो कितना, 1 हेक्टेयर जमीन है, 2 हेक्टेयर जमीन है, 2 हेक्टेयर से कम है, या हम किसान नहीं हैं। अगर आप किसान नहीं होंगे, नौकरी पेशा वाला है, रिटायर होंगे, कुछ भी हो, तो आप इसमें यह भी चुन सकते हैं नॉट एप्लीकेबल एज नॉट अ फार्मर, है ना। किसान ना होने के कारण लागू नहीं है, हम किसान नहीं, हम पर ये लागू नहीं होता है। जो किसान होंगे तो इसमें लिखेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट में कहता है वित्तीय सहायता, क्या पैसों की आवश्यकता है मॉडर्न एग्रीकल्चर को अपनाने के लिए, या फिर कहता है ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, कहता है प्रशिक्षण और कार्यशाला चलाने की आवश्यकता है, आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कहता है इक्विपमेंट सब्सिडीज, उपकरण पे सब्सिडी चाहिए आपको सरकार की तरफ से। हो सकता है बहुत सारे उपकरण जो है वो बड़े महंगे आते हों, आप उसे खरीद नहीं सकते हैं, अफोर्डेबल नहीं है। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ मॉडर्न कृषि जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत कम लागत में जो है वो ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन जो है वो हम जो है इसके जो कृषि यंत्र होते हैं मॉडर्न, हम उसको खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि जो ये बहुत महंगे हैं, इसीलिए हमको सब्सिडी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्विपमेंट सब्सिडी या गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियों में जो है वो बदलाव की आवश्यकता है ताकि हम मॉडर्न कृषि को अपनाएं। जो भी इसमें आपको लगता हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे सामान जो है महंगे होते हैं, तो इक्विपमेंट सब्सिडी यानी कि यंत्र पर जो है वो, उपकरण पर जो है वो सब्सिडी आपको चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कहता है इंडस्ट्री एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें कहता है व्हाट इंडस्ट्री डू यू बिलीव हैव द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन बिहार। कहता है आपके अनुसार बिहार में किन उद्योगों के विकास की संभावना है, बिहार में किस तरह के उद्योग की जो है वो विकास की संभावना है। कहता है मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, अदर। कहता है आपके अनुसार बिहार में किन उद्योगों के विकास की संभावना है, यानी किस तरह के उद्योग जो है उसमें विकास की संभावना है। कहता है उत्पादन टाइप के, जैसे जहां से किसी तरह कोई उत्पादन करता हो, जैसे कपड़ा का उद्योग हो, लोहा निकालने वाला जो प्लांट लगाता हो, बिजली पावर प्लांट बना दे, पन बिजली, इस तरह के जो कुछ भी हो। टूरिज्म है यानी कि पर्यटन, नवीनीकरणीय ऊर्जा, आर्ट, उसके बाद
रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, आईटी प्रोडक्ट, जो कुछ भी आपको लगता हो कि आपके अनुसार बिहार में किन उद्योगों के विकास की संभावना है, आपके हिसाब से जो कुछ भी लगता हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे। हम लिखते हैं यहाँ टूरिज्म। उसके बाद कहता है विच सेक्टर इन योर ओपिनियन हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। कहता है आपके विचार में किस क्षेत्र में रोजगार सृजन की क्षमता सबसे अधिक है। आपको ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के जो उद्योग जो है वो लगाए जाएं तो इसमें जो है वो ज्यादा रोजगार सृजन हो सकता है। रोजगार सृजन कहता है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, हेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, अदर। कहता है लघु एवं कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य क्षेत्र, सरकारी एवं निजी दोनों हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या अन्य। इसमें कहता है आपके विचार से किस क्षेत्र में रोजगार सृजन की क्षमता सबसे अधिक है। किस टाइप के सेक्टर जो है वो यहाँ पर विकसित किए जाएं ताकि इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार जो है वो मुहैया कराया जा सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। कहता है लघु एवं कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, हेल्थ के सेक्टर में भी, या फिर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री अगर लगाया जाए, छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग भी अगर लगाया जाए तो इसमें जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। अगर इन सब में से भी आपको लगता हो कि नहीं कुछ और होगा तो आप अदर पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका मंतव्य हो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे कि इस तरह के जो है वो उद्योग लगाने से यहाँ पे जो है वो अधिक से अधिक रोजगार जो है वो सृजन किए जा सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को इसमें रोजगार दिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। उसके बाद कहता है व्हाट इज योर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहता है कि रोजगार के लिए आपका पसंदीदा विकल्प क्या है, आप किस तरह के रोजगार पसंद करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वनियोजित, खुद का कोई बिजनेस हो, या प्राइवेट सेक्टर जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर जॉब। आप किस तरह के जो है वो जॉब को चाह रहे हैं कि हमको मिले। बहुत सारे लोग जो है वो सरकारी नौकरी की तलाश में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, और कोई जो है वो बिजनेसमैन खुद के कोई काम करना चाहते हैं, कारोबार कुछ भी हो। तो अगर आपको लगता हो कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए, जो कुछ भी हो आप अपने मन से यहाँ पे टिक करेंगे, ये तीनों में से। उसके बाद कहता है अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। अर्बन यानी कि अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। कहता है हाउ वुड यू रेट योर रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर कम्युनिटी। कहता है आप अपने समुदाय में बिजली की विश्वसनीयता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। बिजली वेरी रिलायबल है, रिलेबल है, न्यूट्रल है, अनरिलेबल है या वेरी अनरिलेबल है। बिजली आपके यहाँ किस तरह से आता है, 24 घंटा में कितना आता है, उसके हिसाब से आप रेट करेंगे। अगर 24 घंटा में 18 घंटा भी अगर बिजली आता है तो आप इसको लिखिएगा वेरी रिलेबल है या रिलेबल लिखिएगा। मेरे के यहाँ जो आता है वो लगभग ठीक है तो रिलेबल हम लिखते हैं। उसके बाद कहता है हैज़ द इक्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव्ड इन योर एरिया। कहता है क्या आपके क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो पहुंच और उसमें जो है वो उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर हुई है तो बहुत अच्छा हुआ हो तो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड या नोट चेंज, यानी नोट चेंज का मतलब हो जैसे आज से पहले था वैसे ही आज तक है, अभी तक कोई इसमें चेंजिंग जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ कहता है काफी सुधार हुआ है या उन्नत है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कमी है या उल्लेखनीय रूप से कमी है। कुछ अगर आपको लिखना हो तो आप इसमें यहाँ पे सिग्निफिकेंटली डिक्रीज है, नो चेंज या इम्प्रूव्ड है तो इम्प्रूव कर देंगे क्योंकि लगभग कुछ कुछ उन्नत हैं। बहुत सारे जो है वो नेटवर्क, रोड का नेटवर्क बिछाया गया है, बहुत सारे सुदूरवर्ती इलाकों में भी रोड और परिवहन की सुविधाएं जो है वो सरकारों के द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं, तो इसको लिखिए कि इम्प्रूव्ड है। उसके बाद कहता है हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द डिजिटल कनेक्टिविटी, टेलीफोन एंड मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन योर कम्युनिटी। कहता है आप अपने समुदाय में डिजिटल कनेक्टिविटी, टेलीफोन और मोबाइल सेवा, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड से कितने संतुष्ट हैं।
आपके एरिया में जो कनेक्टिविटी है, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे मोबाइल की कनेक्टिविटी, वाईफाई, इस तरह की जो कनेक्टिविटियां हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं। अगर आपके यहाँ मोबाइल का नेटवर्क या फिर जो ब्रॉडबैंड का जो वायर्ड आते हैं उसके जो नेटवर्क अच्छे हैं तो आप लिखेंगे वेरी सेटिस्फाइड, सर्टिफाइड या न्यूट्रल। तटस्थ है यानी न्यूट्रल है, ज़्यादा भी नहीं है या फिर ज़्यादा कम भी नहीं है। सेटिस्फाइड लिखिए। अभी लगभग हर जगह पे जो है वो नेटवर्क की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हैं, चाहे वो सरकारी कंपनियां हों या फिर प्राइवेट कंपनियां हों, कोई भी हो, तो लगभग ठीक ठाक है। उसके बाद कहता है टू बी आस्क्ड टू अर्बन रेसिडेंट ओनली। देखिए टू बी आस्क्ड, आप इसमें आप इसको छोड़ भी सकते हैं, यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है टू बी आस्क्ड टू अर्बन रेसिडेंट ओनली। जब हम लोग पहला पेज पे जब हम लोग फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहां पे लिखता था रेसिडेंस, रूरल और अर्बन। जो रूरल सेलेक्ट करेंगे वो इन सब क्वेश्चंस को आप जो है वो छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। और अगर जो अर्बन भरे होंगे, शहरी क्षेत्र, वही इन दोनों ऑप्शंस का जो दोनों क्वेश्चन का जो है वो जवाब देंगे। कहता है और न्यू अर्बन प्रोजेक्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नीड ऑफ द अर्बन पुअर। क्या नई शहरी परियोजनाएं शहरी गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रख रही हैं? जो नई जो है वो शहरी परियोजनाएं जो अभी चल रही हैं, क्या वो शहर में जो गरीब हैं उनकी जरूरतों को ध्यान रख रही है या नहीं रख रही है? अगर ऑलवेज, हमेशा रखती है या कभी कभी रखती है, जो भी हो तो आप जो है वो इसमें लिखेंगे। अक्सर रखती है या कभी कभी रखती है या कभी कभार या कभी नहीं रखती हो, तो इस पर आप ध्यान देंगे। यानी कि आर द न्यू अर्बन प्रोजेक्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नीड्स ऑफ द अर्बन पुअर। यानी कि शहरी जो गरीबी हैं, शहर में जो गरीब हैं और शहर में जो परियोजनाएं जो लाई जा रही हैं, क्या गरीबों को ध्यान रखती है? अगर आप शहर में रहते हैं तो आप देखिए कि आपके आसपास जो प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, जो चल रहे हैं, न्यू अर्बन प्रोजेक्ट, जो नई शहरी जो परियोजनाएं हैं, क्या वो आपकी समस्याओं को ध्यान में रख करके वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर आप हो रहा है तो ऑलवेज लिखेंगे और नहीं हो रहा है तो नेवर लिखेंगे। कहता है दूसरा, उसके बाद कहता है हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन योर सिटी। कहता है आप अपने शहर, कस्बे या शहरी बुनियादी ढांचे के विकास से कितने संतुष्ट हैं? आप कितने संतुष्ट हैं? यानी कि शहर में जो बुनियादी ढांचे हैं उससे कितने संतुष्ट हैं? जैसे वहां पे बहुत सारे रोड, स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि बहुत सारे की जो फैसिलिटी जो है वो शहर में जो दिए जा रहे हैं, नाली, जल जमाव से मुक्ति, स्ट्रीट लाइट्स हो गए, इन सब सुविधाएं अगर आपको मिल रही हैं तो आप सेटिस्फाइड लिखिएगा, और नहीं मिल रहा है तो आप वेरी नॉट सेटिस्फाइड लिखिएगा। क्योंकि शहर का सबसे बड़ा समस्या जो है वो वाटर ड्रेनेज की सिस्टम है, समस्या है। यानी कि जब 1-2 घंटे या आधा घंटा अगर बारिश हो गई तो सड़कें जो है वो छोटे छोटे नदियों में तब्दील हो जाते हैं। पानी यानी वाटर ड्रेनेज का जो है वो प्रॉपर जो है वो सुविधा शहरों में नहीं होती है, जिसके कारण जो है वो नर्क जैसी जिंदगी बरसातों में शहरों में देखने को मिलती है। अगर वाटर ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीज़ों की अगर सुविधाएं जो है वो सही है तो आप इसमें लिखिएगा सेटिस्फाइड या वेरी सेटिस्फाइड। उसके बाद कहता है गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शासन और लोक प्रशासन में क्या कहता है? आप देखिए, कहता है हाउ ट्रांसपेरेंट डू यू फाइंड द गवर्नमेंट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कहता है आप सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया को कितना पारदर्शी मानते हैं? सरकार जो निर्णय ले रही है आप उसको कितना पारदर्शी मानते हैं? पारदर्शी मानते हैं मतलब जो सरकार जो निर्णय ले रही है वो आम जनता के हक में कितना सही है। अगर वेरी ट्रांसपेरेंट है, न्यूट्रल है, कहता है बहुत पारदर्शी है या पारदर्शी है, इसको नॉर्मल लिखिए, पारदर्शी। उसके बाद कहता है हाउ इफेक्टिवली डू गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स रिच द इंटेंडेंट बेनिफिशियरी। कहता है सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम लक्षित लाभार्थियों तक कितनी प्रभावी रूप से पहुंचते हैं। सरकार के द्वारा जो है वो जितने भी तरह के जो वेलफेयर प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं वो लाभार्थी तक कैसे पहुंच रहे हैं। जैसे राशन आपको मिलता है तो राशन जो है वो आपको मिल रहा है सही से या नहीं मिल रहा है। यानी कि कहीं कहीं शिकायतें जो आती हैं कि राशन मिलना चाहिए कुछ और, लेकिन जो अनाज की जो मात्रा है वो बहुत कम मिलता हो, या बहुत सारे जो
आंगनबाड़ी में जो है लाभार्थियों को लाभ दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसमें जो है बहुत लूट खसोट है, उसमें भी जो है वो जो एक्चुअल में जो लाभार्थी होते हैं उनके पास बहुत कम पहुंचते हैं, उसका भी जो है वो बंटाधार जो है वो ऊपर स्तर पर कर लिए जाते हैं। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता हो तो वेरी इफेक्टिवली यानी कि बहुत पारदर्शी है, या फिर बहुत प्रभावी ढंग से, कहता है यहाँ सिग्निफिकेंट स्कोप, कहता है बहुत प्रभावी ढंग से, प्रभावी रूप से, या फिर नहीं है। यानी कि जैसा आपको समझ में आता हो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके एरिया में जो है वो आंगनबाड़ी से या फिर आशा सेविकाएं जो कुछ भी हैं, सरकारी सेवाएं जो है वो, और भी जैसे बीज अनाज जो कुछ भी मिलते हैं, उसमें अगर आपको लगता हो कि जो सेवाएं हैं जो सरकार ने जिस मकसद से इसको चालू किया है, और वो हम लाभार्थी हैं, किसान हैं, जो कुछ भी हो, जिस तरह के भी लाभार्थी हों, उनके पास अगर बड़ी ही आसानी से बिना बिचौलियों के अगर पहुंच रहा हो तो आप लिखेंगे इफेक्टिवली है या वेरी इफेक्टिवली। अगर ऐसा नहीं है तो न्यूट्रल लिखेंगे या इन इफेक्टिवली लिखेंगे। न्यूट्रल लिखिए, यहाँ पे हम तो लिखेंगे न्यूट्रल। उसके बाद कहता है डू यू फील देयर इज एम्पल स्कोप ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स लाइक यू टू ऑल्सो पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस ऑफ योर लोकेलिटी। कहता है क्या आपको लगता है कि आपके जैसे आम नागरिक के लिए भी अपने इलाके की विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेने और योगदान देने की पर्याप्त गुंजाइश है? तो गुंजाइश है, इसमें लिखिएगा आप मॉडरेट लिखिए, मॉडरेट लिखिए या सिग्निफिकेंट स्कोप लिखिए, जो भी आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद इसमें कहता है महत्वपूर्ण गुंजाइश है, मध्यम दायरा है, न्यूनतम दायरा है, या कोई जानकारी नहीं, या नहीं, जो कुछ भी हो। उसके बाद कहता है इन 2047 100 years since independence indicate three most important development indicators that you think Bihar should achieve। कहता है कि वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष बाद आपके विचार से बिहार को कौन सी 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचकांक हासिल करने चाहिए। यानी कि 2047 तक कौन से ऐसे 3 जो है वो समस्या है या 3 जो है वो सूचकांक जो है वो हासिल कर लेना चाहिए बिहार को। इन पूरे ऑप्शन में से आप 3 क्वेश्चन जो है वो उनका आप जो है वो जवाब भरेंगे। कहता है पॉवर्टी फ्री बिहार बाय 2047, 2047 तक गरीबी मुक्त बिहार चाहते हैं आप, यानी कि बिहार में कोई भी गरीब ना रहे। उसके बाद कहता है बिहार कंट्रोल्स द पॉपुलेशन एंड गोज बिलो द रिप्लेनिशमेंट फर्टिलिटी रेट। कहता है बिहार ने जनसंख्या नियंत्रण में किया, पुनः पूर्ति प्रजनन दर को नीचे लाया। उसके बाद कहता है स्कूल ड्रॉप आउट रेट इज 0। हिंदी कहता है स्कूल छोड़ने की लगभग दर 0 है, अभी तो 0 है। उसके बाद कहता है 1 मेंबर इन ईच फैमिली इज एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट जॉब। इसमें देखिए यहाँ कहता है प्रत्येक परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत है। क्या ऐसा आप चाहते हैं कि 2047 आते आते जो है वो एक भी गरीब ना रहे? तो आप इसको लिखिए कि कोई भी गरीब ना हो। गरीब के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है वो सरकार चलाएगी। और ये भी कहना तो बहुत मुश्किल है कि 1 मेंबर इज फैमिली एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट जॉब, हर परिवार का एक सदस्य जो है वो सरकारी जॉब में है। आप इसको भी ले सकते हैं कि सरकारी जॉब में हो। कहता है 1 मेंबर इन ईच फैमिली इज हैविंग हिज ओन बिजनेस या एंटरप्राइज। कहता है कि प्रत्येक परिवार का एक सदस्य अपना व्यवसाय या उद्यम हो। उसके बाद कहता है ब्रिंग डाउन द इन्फेंट मोर्टली रेट IMR। इसमें कहता है शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 10 प्रति 1000 से नीचे लाना। अभी जो है मृत्यु दर जो है वो ज्यादा है, तो आप अगर चाहते हैं ऐसा तो 2 ऑप्शन हो गया। फिर यहां पे कहता है फ्यूचर इन द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क अमंग टॉप 100। बिहार के कम से कम 10 शीर्ष संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष 100 में शामिल होंगे। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो इसमें लिखेंगे। उसके बाद कहता है राज्य के DSDP में उद्योगों के योगदान में 3 गुना वृद्धि हो। इसमें कहता है फ्यूचर इन द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग, नीचे कहता है सबसे नीचे कहता है
किफायती एवं उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, इसको आप चुनेंगे। इसमें कहता है सबसे पहला जो ऑप्शन हम चुने हैं यहाँ पे कि पॉवर्टी फ्री बिहार बाय 2047 तक बिहार से गरीबी मुक्त बिहार हमको चाहिए। उसके बाद कहता है 1 मेंबर इन ईच फैमिली इज एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट जॉब, और लास्ट में हम लिए हैं वेलनेस सेंटर इन रूरल बिहार फॉर एवरी 5000 पॉपुलेशन। कहता है किफायत ग्रामीण बिहार में प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर किफायती एवं उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो है वो होने चाहिए। प्रत्येक 5000 के पॉपुलेशन पे जो है वो 5000 के पॉपुलेशन पे एक उच्च गुणवत्ता वाले जो है वो स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो है वो खोला जाना चाहिए। इतना सारा भर लेने के बाद जो है वो आप यहाँ पे करेंगे, नीचे कहता है सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे आप। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप सबमिट है, इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इस फॉर्म को भरने से फायदा ये होगा कि आगामी जो योजनाएं सरकार लाएंगी इसी के मद्देनजर, इसी को ध्यान में रखते हुए लाएगी। आपने जो कुछ भी सवाल दिया है, इस सवाल को पूरा जो है वो एनालाइज किया जाएगा। उसके एनालाइज के बाद जिस सवाल को लोगों ने ज्यादा उठाया होगा उस पर जो है वो सरकार जो है वो रणनीतियां बनाएंगी, और रणनीति बनाने के बाद उस तरह के जो है वो कार्य जो है वो हमारे राज्य में किए जाएंगे। तो हम कर देते हैं अब यहाँ पे सबमिट। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो कहता है अपडेट सक्सेसफुली, फिर यहाँ पे कहता है थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द सर्वे, सर्वे में भाग लेने के लिए आपका स्वागत है। योर रिस्पॉन्सेज आर वैल्यूएबल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ बिहार। कहता है आपका जो है वो आपने जो भी कंसेंट दिया है वो महत्वपूर्ण है बिहार के फ्यूचर में। वी अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट इन पार्टिसिपेटिंग दिस सर्वे। कहता है आपको समय देने के लिए धन्यवाद। तो इतना करेंगे, इससे फायदा यह है कि हमारे देश की जो उन्नति है उसी को देखते हुए सरकार ने एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश कर रही है, और आम जन से जो है वो सवाल ले रही है कि किस तरह से जो है वो हम इस आगने वाले जो अभी 2024 में लगभग 23 साल जो आने वाले हैं उसमें जो है वो हम किस तरह से जो है वो प्रभावी ढंग से योजनाएं ला करके अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने का जो सरकार का संकल्प है उसमें हम अपना भागीदारी अवश्य निभाएं। तो जितना हो सके आप लोग सभी इस फॉर्म को जो है वो भरें। हम इसमें बता देना चाहेंगे कि इसको स्कैन कैसे करेंगे, तो हम स्कैन करके इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।